हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर 1 पे। आज इस सीरीज़ में हम लेकर आए हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता को देखेंगे। वीडियो शुरू करें इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना न भूलें, जिससे बाकी सभी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही एनसीईआरटी सार संग्रह का मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज़ चल रहा है और साथ में बिहार स्पेशल का भी सीरीज़ चल रहा है, तो आप उसे देखना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा सेशन। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक के काल को माना जाता है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि स्क्रिप्ट किस प्रकार की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वह भावचित्रात्मक लिपि थी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। अगला है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अगला है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। आगे देखते हैं हम, सिंधु वासियों ने सब पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो उसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं और कांसा में तांबा एवं टीन मिलाकर बनाया जाता है। अगला है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है, जो कि गुजरात का एक क्षेत्र है। अगला है, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो यह स्थल है कालीबंगा। अगला है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। अगला है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। अगला है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। अगला है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली, जो कि हरियाणा में है, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। बनावली किस राज्य में पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। और किस नदियों की घाटी में स्थित है? तो यह घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। अगला है, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा यह जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? तो हड़प्पा कालीन जो मुहर होते थे उनका सर्वाधिक प्रचलित जो आकार होता था वह वर्गाकार आकार का होता था। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर घोड़े का आंकन नहीं मिला है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर किस जानवर के आंकन नहीं मिले हैं? तो घोड़े के आंकन नहीं मिले हैं। अगला है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी लिपि। अगला है,
विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो इसका सर्वप्रथम खेती भारत में हुआ था, याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो मिस्र की सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? तो वह है नील नदी के तट पे विकसित हुई है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है? तो वृषभ मुद्रा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला है, मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह मुहर कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अगला है, लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। तो लेखन कला को की प्रमाण विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो वह सुमेरियन सभ्यता थी, इसको याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आधारित थे, याद रखेंगे। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है वहाँ पे प्रयुक्त होने वाले मृदभांडों के आधार पर। भारत में किस प्रकार की मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो वे हैं उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड। इसके आधार पे इसको द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। अगला है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिला है। अगला है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो मुद्राओं के निर्माण में सेलखड़ी का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के विषय में जाने तो अगर मान लें कि यह हड़प्पा सभ्यता है तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक था और पश्चिम में बलूचिस्तान पाकिस्तान से लेकर और उत्तर में आलमगीरपुर तक था। तो हड़प्पा सभ्यता की जम्मू कश्मीर में जो क्षेत्र था वह मांडा तक था और दक्षिण में दैमाबाद तक था जो कि महाराष्ट्र का एक जगह है और उत्तर में सुतकागेंडोर था। उत्तर नहीं, पश्चिम में सुतकागेंडोर था जो कि बलूचिस्तान एवं पाकिस्तान में स्थित है और आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। लोथल को यानी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसे बोलते हैं? तो लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो बोला जाता है। एक चार्ट के माध्यम से हड़प्पा कालीन जो महत्वपूर्ण स्थल हैं एवं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको दिया गया है। तो आइए एक एक करके सबके विषय में जानते हैं। सबसे पहला स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िला में पड़ता है। मोंटगोमरी जो ज़िला में स्थित है और इसके जो उत्खननकर्ता थे उसमें दयाराम सहनी महत्वपूर्ण थे और इनका मुख्य रूप से याद रखेंगे, बाकी याद रखना ज़रूरी नहीं है। और इसका जो खोज हुआ था वो वर्ष 1921 ईस्वी में खोज हुआ था और यह रावी नदी के तट पर स्थित है। और इससे प्राप्त साक्ष्यों के विषय में बात करें तो यहाँ से अन्य भंडार की प्राप्ति हुई है और कांसे से निर्मित खिलौने गाड़ी की प्राप्ति हुई है। पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति की प्राप्ति एवं गरुड़ चित्र मुद्रा, मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है, शंख का बैल प्राप्त हुआ है एवं कांस्य दर्पण प्राप्त हुई है। इतने सारे चीज़ें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला मोहनजोदड़ो नहीं, माफ़ कीजिएगा, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अगला है मोहनजोदड़ो। यह भी पाकिस्तान में स्थित है और यह पाकिस्तान के लारकाना ज़िला में स्थित है। इसके खोजकर्ता थे राखल दास बनर्जी।
एवं मार्टिन व्हीलर, और इसकी खोज वर्ष 1922 ईस्वी में की गई थी और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक एवं कांस्य से निर्मित नग्न महिला की मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र एवं एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ये सारी वस्तुएं, ये सारे साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला है लोथल, जो कि गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है और इसके खोजकर्ता थे रंगनाथ राव, और इसको वर्ष 1955 एवं 1962 ईस्वी में खोजा एवं उत्खनन किया गया था और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका प्राप्त हुई है, हाथी दांत प्राप्त हुआ है, चावल और बाजरे पर दो मुहे राक्षस का आंकन प्राप्त हुआ है, फारस की मुहर प्राप्त हुई है, घोड़े की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है और 3 युग्मित समाधियाँ प्राप्त हुई है और चलाक लोमड़ी का चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। कहाँ से? लोथल से। ये सारे साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगला है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और इसके खोजकर्ता थे अर्नेस्ट मैके व एनजी मजूमदार, और यह इसको वर्ष 1931 ईस्वी में खोजा गया था और यह भी सिंध नदी के किनारे स्थित है। इसके यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों की बात करें तो इसमें मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और लिपस्टिक प्राप्त हुआ है, कांच से गाड़ी प्राप्त हुआ है, वृत्ताकार ईंट, कंगा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के आंकन वाली मुद्रा, कागज एवं पाउडर प्राप्त हुआ है। अगला है कालीबंगा। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है और इसके खोजकर्ता थे अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बिक्के थापर, और इसको वर्ष 1953 एवं 1960 में खोजा एवं खनित किया गया था और यह जो है वह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन का साक्ष्य, कुंड एवं अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य एवं लकड़ी की नाली प्राप्त हुई है। ये सारे साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अगला है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और इसके खोजकर्ता थे सूरज भान, और इसको वर्ष 1969 ईस्वी में खोजा गया था और यह जो है वह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों की बात करें तो यहाँ से ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है। अगला है कोट दीजी। यह जो है वह पाकिस्तान के खैरपुर ज़िला में स्थित है और इसके खोजकर्ता थे धर्यू एवं फजल अहमद खान, और इसको वर्ष 1935 एवं 1955 में खोजा एवं उत्खनित किया गया था। यह भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से किलाबंदी का साक्ष्य नहीं मिला है और यहाँ से कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे का साक्ष्य मिला है। बनावली, यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और इसके खोजकर्ता हैं RS विस्ट या रविंद्र सिंह विस्ट, और इसको वर्ष 1973 ईस्वी में खोजा गया था और यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मिट्टी का हल, सड़कों पर बैलों के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है रोपण, जो कि पंजाब के रूपनगर में स्थित है और इसके खोजकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा, और इसको वर्ष 1955 ईस्वी में खोजा गया था और यह सतलज नदी के किनारे है, सतलज नदी घाटी में स्थित है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का
साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य बुर्जहोम से भी प्राप्त हुआ है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है रंगपुर, जो गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है और इसके खोजकर्ता एस.आर. राव हैं और वर्ष 1954 ईस्वी में इसका खोज किया गया था और यह भादर एवं मादर नदी के किनारे स्थित है, उसकी घाटी में स्थित है। यहाँ से ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्चे ईंटों के दुर्ग एवं धान की भूसी प्राप्त हुई है। अगला है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है और यहाँ इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा हैं और इसको वर्ष 1958 ईस्वी में खोजा गया था और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है, हिंडन नदी की घाटी में स्थित है और यहाँ से मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है सुतका गेंडोर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान ज़िले में स्थित है और इसके खोजकर्ता हैं ऑरेंज एस्टाइन जॉर्ज डेल्स और इसको वर्ष 1927 एवं 1962 ईस्वी में खोजा एवं उत्खनन किया गया था और यह दासक नदी की घाटी में स्थित है। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित प्राप्त हुआ है, मानव अस्थि राख से भरा बर्तन प्राप्त हुआ है और बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और बंदरगाह की प्राप्ति हुई है। अगला है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और यहाँ से इसके जो खोजकर्ता थे वो थे जगपति जोशी और इसको वर्ष 1982 ईस्वी में खोजा गया था और यह चेनाब नदी की घाटी में स्थित है। यहाँ से चर्ट, ब्लेड, हड्डी निर्मित ब्राणाग्र मुहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है सुतकाकोह, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है, पेरिन नामक स्थान पे और यह जॉर्ज डेल्स के द्वारा खोजा गया था और इसको वर्ष 1962 ईस्वी में खोजा गया था और यह सादी कौर नदी के घाटी में स्थित है। यहाँ से 2 टीले व मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है सुरकोटदीज, जो गुजरात में स्थित है और इसके खोजकर्ता थे जगपति जोशी और इसको वर्ष 1964 ईस्वी में खोजा गया था और यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से कलश सावधान, घोड़े की हड्डी एवं तराजू का पलड़ा प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य साधन वस्तु विनिमय प्रणाली था, याद रखेंगे। हमारा अगला टॉपिक है वैदिक काल, तो आइए इसके विषय में जानते हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग वेद है। अगला है आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। अगला है ऋग वेद में कुल कितने मंडल एवं सूक्त हैं? तो ऋग वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। अगला है त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो त्रयी नाम 3 वेदों के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें 3 वेद शामिल हैं, ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद। इन तीनों वेदों के लिए त्रयी शब्द का प्रयोग किया जाता है और इसमें याद रखेंगे अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है। अगला है यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी यजुर्वेद से प्राप्त होती है। अगला है 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में जादुई माया तथा वशीकरण का वर्णन है। अगला है उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो उपनिषद भारतीय दर्शन परंपरा पे आधारित है। अगला है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। अगला है अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो नचिकेता एवं यम का संवाद कठोपनिषद से प्राप्त होता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो ये
केकय स्थान के शासक थे। अगला है, मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है। तो मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा उपनिषद में की गई है। वैदिक नदी औस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की गई है। तो औस्कनी की पहचान चेनाब नदी के रूप में की गई है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है। तो सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी है। आगे एक चार्ट है जिसमें वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द के बारे में दिया गया है। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। उस शब्द का आधुनिक नाम दिया गया है और उसका प्राचीन नाम दिया गया है। गाय को वैदिक सभ्यता में अघन्य या जिसका वध न हो के नाम से जाना जाता है, अघन्य बोला जाता था। राजा को गोपा बोला जाता था एवं अतिथि को गोहंता या गोहन कहा जाता था। जो धनी व्यक्ति होते थे उनको गोमत कहा जाता था और युद्ध को गोविष्ट या गेसु या गम्य कहा जाता था। पुत्री को दुहिता कहा जाता था। अनाज को धान्य कहा जाता था। मरुस्थल को धन्व कहा जाता था। उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। पशुचारण योग्य भूमि को खिल के नाम से जानते थे और हल से बनी नालियां सीता कहलाता था। अगला है, कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है। तो सामवेद जो है वह ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है। अगला है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है। तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण ऋग्वेद से प्राप्त होता है और यह ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। अगला है, पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं पर राजा का नियंत्रण होता था। तो पूर्व वैदिक काल में सभा एवं समिति ऐसी दो संस्थाएं थीं जिस पर राजा का नियंत्रण होता था और राजा का चुनाव समिति के द्वारा किया जाता था। इसको याद रखेंगे। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है। तो वैदिक देवताओं का जो पुरोहित थे वो बृहस्पति को माना जाता है। अगला है, ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा। तो इसका उपयोग सिक्कों के लिए किया जाने लगा था। पुरुष मेघा प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नीचे एक चार्ट दिया गया है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद के विषय में। तो ऋग्वेद से जो संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ था उसमें कौशिकी एवं ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ था और ऋग्वेद में कुल 1028 मंत्र थे। और ऋग्वेद से संबंधित जो उपनिषद था उसका नाम भी कौशिकी एवं ऐतरेय था। और ऋग्वेद से संबंधित जो आरण्यक थे उसमें ऐतरेय एवं कौशिकी ही आरण्य का नाम था। और इसको पढ़ने वाले जो उद्येता होते थे उसको होत्री के नाम से जाना जाता था। और ऋग्वेद से संबंधित जो उपवेद था उसको आयुर्वेद या प्रजापति के नाम से जाना गया। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह तैत्तिरीय एवं शतपथ है एवं यजुर्वेद का जो उपनिषद है वह तैत्तिरीय, कठी, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक और मैत्राणी है। और आरण्यक जो है वो तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और शतपथ है। और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधर्यु बोला जाता है। और इससे संबंधित उपवेद धनुर्वेद है जिसको विश्वामित्र ने लिखा था, जिसके प्रवर्तक विश्वामित्र हैं। अगला है सामवेद। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश। इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। पंचविश को तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। और सामवेद में कुल 1810 मंत्र है और सामवेद के उपनिषद केन एवं छंदोग्ध है। और आरण्यक में देखें तो जैमिनी एवं छांदोग्ध है। और सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता के नाम से जाना जाता है। और सामवेद से संबंधित उपवेद है गंधर्व वेद जिसके प्रवर्तक हैं नारद।
अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ गोफत है और इसमें 6000 मंत्र हैं और इसके संबंधित उपनिषद मांडुक्य, प्रश्न एवं मुंडक है और इसको पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है और इससे संबंधित उपवेद शिल्पवेद है और इसके प्रवर्तक है विश्वकर्मा। पारसियों के ग्रंथ जेंद अवस्था में जिस अहुरमजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। अगला है ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना बोगजकोई अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला है उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो अंग एवं मगध को उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था। अगला है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग वैदिक काल में हुआ था। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद संहिता का दूसरा से 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल है और इन्हें गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग वैदिक काल में जनता का विश्वास किसमें था? तो ऋग वैदिक काल में जनता का विश्वास बलि एवं कर्म कांड में था। अगला है प्रसिद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध दशराग युद्ध पुरुषणी नदी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो याद रखेंगे 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या है? तो आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत पशुपालन एवं कृषि था। अगला है ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो यव शब्द का प्रयोग जौ के लिए किया जाता था। अगला है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या नाम था? तो लोकप्रिय शासन प्रणाली को वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली के नाम से जाना जाता था। अगला है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो इसका सर्वप्रथम यह उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस में कहा गया है, किस वेद में कहा गया है? तो याद रखेंगे अथर्ववेद में कहा गया है। अगला है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है, याद रखेंगे। अगला है ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता है। अगला है पूर्व वैदिक आर्य का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो पूर्व वैदिक आर्य का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र था। अगला है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अगला है श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो भागवत गीता को संस्कृत में लिखा गया है। अगला है सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द मंडूकोपनिषद से लिया गया है। आगे एक चार्ट है जिसमें ऋग वैदिक नदियों का नाम दिया गया है, जिसमें एक तरफ प्राचीन नाम दिया गया है और दूसरे तरफ आधुनिक नाम दिया गया है। वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है, यानी झेलम को प्राचीन काल में वितस्ता के नाम से जाना जाता था और व्यास को विपाशा के नाम से जाना जाता था। अगला है घग्गर को द्रुष्धति या दृश्यधति के नाम से जाना जाता था। कुर्रम को क्रुभु के नाम से जाना जाता था। काबुल को कुंभा के नाम से जाना जाता था और गंडक को सदानीरा कहा जाता था। चेनाब को अस्कनी कहा जाता था।
सतलज को सतुद्री के नाम से जाना जाता था, गोमती को गोमल कहा जाता था एवं सिंध को सिंधु बोला जाता था एवं घग्गर को सरस्वती के नाम से जाना जाता था। सोहन को सुषमा के नाम से जाना जाता था। स्वात नदी को सुवास्तु के नाम से जाना जाता था। आगे है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि थी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो उसको उपाध्याय बोला जाता था। जीविकोपार्जन के लिए जो वेद वेदांग को पढ़ता था उसको उपाध्याय बोला जाता था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। अगला है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है। अगला है अस्तो मा सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो अस्तो मा सद्गमय वाक्यांश बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अगला है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। अगला है याज्ञवल्क्य गार्गी संहिता संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। अगला है वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या बोला जाता था? तो ऐसी कन्याओं को आमुज बोला जाता था। अगला है वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? तो द्विज श्रेणी में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य को शामिल किया गया था। अगला है ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदीतमा व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। तो ऋग्वेद में नदीतमा एवं नदियों की माता किसको कहा गया है? तो याद रखेंगे सरस्वती को कहा गया है। और सर्वाधिक पवित्र नदी किसको बताया गया है? तो सरस्वती को बताया गया है। आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। प्राचीन भारत के इतिहास को हम अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।